नमस्कार शोधार्थियों। आज हम जिस शख्सियत के साथ हैं वो ओडिशा की जानी मानी कहानीकार हैं। साथियों, उनका ये पहला कविता संकलन है, पर इस पहले संकलन में ही इन कविताओं में जो गहराई मुझे दिखती है, मुझे लगता है कि क्यों न सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में, क्योंकि कहना ज़रूरी है, सुधा उपाध्याय के सौजन्य से इन कविताओं पर भी बातचीत की जाए। शोधार्थियों, आप समकालीन कविता को पढ़ते हुए, समकालीन कवियों को पढ़ते हुए इस भाव और विचार को भी ज़रूर गुनें, रेखांकित करें, चिन्हित करें। आज मैं सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में ओडिया साहित्य जगत की एक जानी मानी हस्ताक्षर पारमिता षडंगी जी के साथ हूँ। नारी मनस्तत्व को, उसका मनोविश्लेषण करना मनोवैज्ञानिक के रूप में, मनोचिकित्सक के रूप में इन्हें खूब भाता है। वो केवल कहानियों में नहीं, कथा जगत में ही नहीं, बल्कि अपने सूक्ष्म अवबोध के साथ, एक अपने अन्वेषण शक्ति के साथ जो भाव, जो विचार, जो संदेश कहानियों में बुनती हैं, दरअसल वही आधार, वही मनोभूमि लेकर कविताएं भी रचती हैं। निश्चित तौर पर जीवन का विश्लेषण करते हुए एक कहानीकार के रूप में उनकी कविताओं में भी वो कहानीपन आता है, दिखता है। शोधार्थियों, आप ये देख पाएंगे। उनकी कविताओं में एक तरह की जनचेतना भी मौजूद है और निश्चित तौर पर जीवन को समझने की, मनोविश्लेषण करने की, मन में उतरने की, इस मानसिकता को लेकर वो कविता की धुरी बनाती हैं और उसे खूब प्रभावित करती हैं। चाहे वो हिंदी जगत हो या ओडिया जगत, कई सम्मान, कई पुरस्कार से ये सम्मानित हैं। साहित्य के कई प्रतिष्ठित सम्मान इन्हें मिल चुके हैं। पारमिता जी का ये पहला ही कविता संकलन है इज्जा। इन कविताओं में आप जैसे मैं 5 कविताएं आज लेकर आई हूँ, इनको आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, गुनेंगे तो आपको इन कविताओं के भीतर की कलात्मकता और पूरे कविता जगत में, कविता साहित्य में जो इनकी अपनी एक जो अलग पहचान है, एक स्वतंत्र जो अधिकार है मन में उतरने का और मनोविश्लेषण करने का, वो गजब का है। बल्कि इन सभी कविताओं से गुजरते हुए मुझे मनोविज्ञान की ज़्यादा तलब दिखाई दी। मुझे समझ में आया कि दरअसल ये कविताएं जितनी व्यापक हैं अपने परिवेश में, वो मन में भी उतरने में, उतनी गहराई से उतरने में सक्षम हैं। पारमिता षडंगी जी न केवल भारत में बल्कि विदेश की कई कंटेम्प्ररी, समसामयिक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आज मैं इज्जा से ही इनकी 5 कविताओं को आपके सामने रखूंगी शोधार्थियों, और हम उस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। पहली कविता जो मेरी पसंद की है, उसका शीर्षक है अनकही। वहाँ दीवारों पर कुछ न कुछ लिखा था, पसंद नापसंद करने को नहीं था विकल्प। वहाँ अवसादों से घिरा यह उदास शहर, किए जा रहा था समझौता। उसकी नीरव भाषा को पढ़ नहीं सकती थी मैं, और वह घोषणा किए जा रहा था शब्दों की मृत्यु की। ऐसी कोई बात नहीं जो पहले से बताई नहीं गई। क्या सच में शब्दों की अब कोई आवश्यकता नहीं? इसलिए शायद इतना खामोश था यह शहर। अब किसी बगीचे से तोड़ूंगी शब्दों को, रखूंगी सहेज कर अदिति की अंजुरी में। मैं कर रही हूँ पलायन एक अन्य बगीचे की ओर, यहाँ तो लटक रहे हैं शब्दों के शव। घोड़े की लगाम खींचकर देखा ऊपर आकाश में, उड़ रही थी शब्दों की खाल, और यह शहर डूब रहा था एक शुष्क शब्दकोश के अंदर। बेहतरीन कविता है ये पारमिता जी की। आप ये देखें कि जब अभिव्यक्ति ही खत्म हो जाएगी, जब एक घनी गहरी चुप्पी पसरी होगी सब तरफ सन्नाटा और नीरवता, ऐसे में मन बांटना, मन साझा करना, मन सिझाना और मन रिझाना कौन सोचेगा? वो संवेदना धीरे धीरे
लुप्त प्राय है, वो गायब हो रही है। और इसीलिए वो कहती हैं कि अब ये रूखे सूखे खोखले शब्द हैं जो शब्दकोश में दम घुट रहे हैं जिनके, जैसे कि इन शब्दों के मायने खत्म हो गए। शब्द इसलिए मर रहे हैं क्योंकि जो परत दर परत उनमें मायने देने की कुवत थी, काबिलियत थी, वो खत्म हो रही है। और पारमिता जी बड़ी सावधानी से, बहुत सचेत करते हुए उस ओर इशारा कर रही हैं। आप देख रहे हैं शोधार्थियों, शब्दों की मृत्यु और उनका सिमट जाना शब्दकोश भर में, मतलब उनका आदान प्रदान नहीं हो रहा। उनके भीतर की अर्थवत्ता, उसके भीतर की गूंज, उसके भीतर का सत्व, संवेदन जैसे लुप्त होता जा रहा है। और वो इसलिए परेशान है। और निश्चित तौर पर एक दूरदर्शी कवि इस बात के लिए ज़रूर न केवल प्रभावित होता है बल्कि दूसरों को भी, सहृदय समाज को भी सचेत और सावधान करता है। दूसरी कविता है इप्सित, इच्छित। इप्सा मतलब इच्छा, इप्सित। कोई अवसर अगर रास्ता नहीं देता है तो तुम मुझे धक्का देकर आगे निकल जाना। किश्तों में अंकुरित हूं मैं, कुछ स्वप्न, कुछ उम्मीद, इन खिलौनों से अपने आप को बहलाता रहता हूं मैं। सब यात्रियों को एक निरापद रास्ते की तलाश रहती है, सुरक्षित रियायत को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर असंभव का पलड़ा भारी हो गया तो सवाल है। धुआं धुआं पौष का सवेरा, आज भी वह मृगशावक, धुआं धुआं पौष का सवेरा, आज भी वह मृगशावक भ्रम में भाग कर आ जाता है मृदंग की शब्द सुनकर। मेरे भीतर के खालीपन में से एक आवाज निकल रही है, मुक्ति के लिए, उस यात्रा से, उस उम्मीद से, उस स्वप्न से। मगर बधिर है समय। ये समय बड़ा क्रूर है शोधार्थियों। इस बधिर समय मतलब न सुनने वाले, जो कुछ सुना जाना चाहिए वो सुनाई नहीं दे रहा, जो कुछ देखा जाना चाहिए, चिन्हित किया जाना चाहिए, पहचाना जाना चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रहा। और पारमिता जी चिंतित हैं। हे मेरे इप्सित, मेरे इच्छित, हे मेरे इप्सित, मेरे भीतर से बाहर निकल आओ, मुक्त करो मुझे उस इंतजार से जो आज भी वह वृक्ष कर रहा है, और एक बुद्ध के लिए, और एक बुद्ध के लिए। जहां उन्हें बोध हुआ बोधिसत्व की, बुद्ध के उस मौन को, दरअसल वो मौन एक शांति का मौन है, एक तृप्ति का, संतोष का मौन है, जन कल्याण का, जन चेतना, जन जागरण का मौन है। जैसे तमाम सांसारिक विषय वासनाएं जो हैं, भव बाधाएं जो हैं, उनसे मुक्ति का मौन है, वैसा बोध हो जाना, वैसा बुद्ध हो जाना। पारमिता जी कहती हैं कि दरअसल उसकी अब इप्सा है, उसकी अब इच्छा है, उसकी ज़रूरत है। तीसरी ज़रूरी कविता मुझे इतिहास लगी। वह था एक जर्जर घर का उपेक्षित कमरा, इतिहास के किसी गर्वित दुर्ग में जो सबसे उच्च होने के भ्रम में था। मगर उसे पता नहीं था शहर में सूखे घास का एक जंगल फैलने लगा है, जिसकी तेज धार अपने आप में घिसकर हत्या करने लगी है सपनों की। पूजा के योग्य पत्थर तो स्वार्थ के अर्ध ले लेकर टूटने लगा है। ओस को लपेटकर सुबह अपनी लज्जा को समेटने लगी है। अंधेरा भी खुद में उलझकर एक और अंधेरे को बुलाने लगा है। आहा, बेहतरीन पंक्तियां। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, ढूंढना होगा शब्दों के पीछे छिपे हुए अर्थ को। जरूरी नहीं कुछ तोड़ना या गढ़ना, अब इतिहास की नीरवता के पास आओ। रफू कर लो, रफू कर लो, रफू कर लो उसके फटे हुए कपड़ों को, सुन लो उसके टूटे शब्दों के गुहार को। देखना अर्थ सारे निकल आएंगे। आहा, इतना संवेदन हो जाए मन कि वेदना बांट सके, कि समान रूप से वेदना को कह सह सकें। बहुत बढ़िया पारमिता जी। फिर तुम देखना, फिर तुम देखना, ये रात अब बेकार की जिद नहीं करेगी। तो उस इतिहास को, उस अतीत को याद कर रही हैं, गुहार कर रही हैं, जैसे मनुहार कर रही हैं जैसे, और उसे बुला रही हैं नेपथ्य से, बाहर आओ, केंद्र में आओ और पसर जाओ सारे परिवेश में। उम्मीद जगाती कविता। अगली कविता है मेरे बाद।
निश्चित तौर पर एक दूरदर्शी कवि जो होता है, जो रचयिता होता है, जो सकारात्मक रच रहा होता है, जो सार्थक रच रहा होता है और पूरी सामाजिक परिवेश में सार्थक फेरबदल की परवाह कर रहा होता है, चिंता और चिंतन कर रहा होता है, निश्चित तौर पर ये कविता वो हमेशा अपने बाद तक के, अपने आगे आने वाले समय, आने वाली नस्ल और आने वाले समय के लिए भी कुछ देकर जाता है। पारमिता जी की इस कविता में ये चिंता है। ऐसे ही किसी दिन कुछ घट जाएगा, मैं नहीं रहूँगी। ऐसे ही किसी दिन कुछ घट जाएगा, मैं नहीं रहूँगी यहाँ वहाँ और तुम्हारे आसपास भी। दिन सारे मिट जाएंगे महीनों से, वर्ष भी बीत जाएगा कैलेंडर से। तुम सिर्फ आवाज़ दे रहे होगे, तुम सिर्फ आवाज़ दे रहे होगे मेरे नाम को अपने सपनों में। मगर मैं तो निश्चिंत हूँगी वहाँ। अब कैसी प्रतियोगिता, उधर पहुंचने के बाद कुछ पाने की इच्छा ही कहाँ है। बस खाली इंतजार अनंत काल से उस शून्य के भरने का। मेरे हिस्से में कौन सा रास्ता, अब सोचने से क्या फायदा, अब सोचने से क्या फायदा। और तुम भी कहाँ भोगे थे मेरे अभिमान को। फिर भी सोचते हो काश मैं वापस आ जाती, काश मैं वापस आ जाती तुम्हारे पास और मिट जाती सारी दूरियां। अगर ऐसा है तो महसूस करो मुझे, स्वीकार करो मृत्यु जैसा कुछ नहीं है मेरे जाने के बाद भी। मृत्यु मतलब हमेशा का एक ठहरा हुआ अवसाद, मृत्यु मतलब अनिश्चितता, मृत्यु मतलब समाप्ति के कगार पर, मृत्यु मतलब सब कुछ खत्म। लेकिन कुछ भी खत्म नहीं होता अगर हम संवेदनात्मक धरातल से जुड़े हुए हैं, मन विचार से जुड़े हुए हैं। जब मन साझा कर रहे होते हैं, जब एकाकार हो चुके होते हैं, जब एक दूसरे का स्वीकार और एकाकार हम स्वीकार कर चुके होते हैं, फिर कुछ भी कहीं भी उसका अंत नहीं होता। तो ये अनंत काल की प्रतीक्षा है। प्रेम में हैं हम और उसी प्रेम, उसी अधिकार से अगर तुम रोक लेते, मना लेते, तो जाने के बाद भी मैं तुम्हारे पास बहुत बहुत सारा बच जाती। बेहतरीन कविता थे शोधार्थियों ये। अगली कविता है आहुति। ये कविता मुझे विशेष प्रिय है, सुनिएगा। सुनसान दोपहर में आहट पवन की, पीछे मुड़कर देखा एक छाया तुम्हारी स्मृति की। केले के पेड़ की फटी हुई पन्नों से आधा छिपता आधा दिखता गुंबद मंदिर का। चेष्टा एक मूर्ति गढ़ने की, मगर जिद्दी नदी का चंचल पानी मिटाने न लगे पद चिन्ह मेरे। स्मृतियाँ, हमारे पास यही तो बपौती है, यही कुल मिलाकर पूंजी होती है हम रचनाकारों के पास। क्या सुधियाँ, स्मृतियाँ, संवेदना और हमारे अनुभवों का बहुत बड़ा सा एक कुनबा होता है, एक संसार होता है, अनुभव। तो पारमिता जी कहती हैं कि चेष्टा एक मूर्ति गढ़ने की, मगर जिद्दी नदी का चंचल पानी मिटाने न लगे पद चिन्ह मेरे। कमजोर नजर धुंधलेपन को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश, किंतु वो भी अभिन्न अंश मेरे अंग का। स्वप्न तो जैसे काठपुतली के बरबधू, स्वप्न तो जैसे काठपुतली के बरबधू उलझ जाते हैं उस पतली सी डोर से। बीते दिनों का पन्ना पलट कर प्रवेश कर रही हूँ तुम्हारे भीतर। बीते हुए मुहूर्त के लिए मैं ढूंढ नहीं पाई हूँ खुद को, तुमको। प्रवेश कर रही हूँ तुम्हारे भीतर, बीते हुए एक मुहूर्त के लिए मैं ढूंढ नहीं पाई हूँ खुद को, तुमको। फिर भी पार करती जा रही हूँ प्रतिध्वनि की पदचिन्ह। जी रही हूँ मैं एक इज्जा यज्ञ को कहते हैं, यज्ञ। जी रही हूँ एक इज्जा, शब्दों से परे एक पृष्ठ में पुराना एक अल्प विराम जैसा। ये अल्प विराम जो है ना, यही आराम नहीं देता। ये कहता है अभी और ठहर, अभी और रुक, अभी और इंतजार, अभी बड़ा और कुछ अंतराल। तो ये अल्प विराम जो है दरअसल आगे चलने का साहस भी देता है कि आगे अभी बहुत कुछ, और पीछे भी टटोलने का, पीछे को कुरेदने का। जो बीत गया, जो अतीत था, जो सुखद था, संवेदन था, जो अनुभव से भरा था, जो स्मृतियों से, सुधियों से भरा था, पारमिता जी उसे भी टटोल कर देख लेती हैं, उसे भी खनखना कर, उसे भी क्या कह सकते हैं, कुरेद कर एक बार देख लेती हैं कि क्या वो अब भी है,
बिल्कुल उसी तरह से अब भी मौजूद है। और ये ताकत किसी रचयिता में ही होती है, किसी रचनाकार में ही बखूबी होती है। और पारमिता जी उस अल्प विराम के बहाने क्रमशः आगे अभी और भी संभावना मरी नहीं है, कविता मरती नहीं है, उदासी नैराश्य ठहराव से आगे गति देती है कविता। कविता में जो त्वरा है, जो प्रवाह है, पारमिता जी उसकी भी बात कर रही है निश्चित तौर पर शोधार्थियों। तो आप देखें कि कविता उदासी नहीं, नैराश्य नहीं, उम्मीद जगाती है, क्योंकि उम्मीदें ही जिंदगी हैं, उम्मीद ही कविता है। बहुत शुक्रिया।